Subscribe now and press the bell icon. आपका डॉक्टर भैया के पॉजिटिव इंडिया में के शो में हमारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम गेस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, हमारे माननीय श्री नवीन कुमार जिंदल जी, जो कि दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आप सबने भारत की प्रीमियर क्राइम शोज, क्राइम फाइल्स, क्राइम रिपोर्टर तो जरूर देखा होगा। हमारे माननीय श्री नवीन जी ने ऐसे ही प्रीमियम क्राइम शोज को लॉन्च किया था और उन्होंने आरएसएस बचपन से स्कूल में ही उनके आइडियोलॉजी से इंप्रेस होके, आकर्षित होके ज्वाइन किया था और बाद में एक्टिव वर्किंग मेंबर भारतीय जनता पार्टी के बने और फिलहाल हेड ऑफ मीडिया एंड स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हैं दिल्ली यूनिट में। और इनके जर्नलिस्ट की काम तकरीबन 3 डेकेड्स, अप्रोक्सीमेटली 3 दशक उन्होंने काम किया, जहां पे वो मैनेजिंग एडिटर भी थे बहुत सारे नेशनल और न्यूज चैनल और नेशनल डेलीज के, और फुल टाइम वर्कर हो गए हैं 2016 से भाजपा के। आइए हम हमारे माननीय श्री नवीन जी से आपके तरफ से सवाल पूछते हैं। तो हमारे शो में श्री माननीय नवीन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर आपने इतना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को ब्रीफ में आप क्या बोलना चाहते हैं शुरू में? मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कहता हूं कि भारत के सब शुभ चिंतक हैं। भारत से स्नेह प्रेम करने वाले मैं सभी आपके श्रोताओं को विश्वास दिलाता हूं कि जो आज के समय में पिछले 7 वर्ष से केंद्र में मोदी की सरकार काम कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, इसने भारत को सशक्त भारत बनाया है। और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा और वो तभी होगा जब आप सब लोग इसी प्रकार से स्नेह करते रहेंगे और विश्वास के साथ एक 135 करोड़ के देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में अपनी दुआएं देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विश्व गुरु का रोल अभी बताया भारत का, आप एक मीडिया प्रभारी हैं और मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मीडिया के जरिए ही आपके पार्टी का जो संदेश है वो आम आदमियों में पहुंचेगा। आप दिल्ली भाजपा के मीडिया हेड हैं, किस तरह से काम करते हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना महत्वपूर्ण पद मीडिया का, कैसे किस तरह से उसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, क्या आप करते हैं? थोड़ा सा ब्रीफ में आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शक करना चाहेंगे? तब जो मीडिया का काम है उसका काम ही ये है कि वो आपके और नेता, यानी हम पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप और जनता के बीच में एक ब्रिज, वो ब्रिज है जिस पर चलने से लोगों को सारे रास्ते सुगम हो जाते हैं। यानी कि जो सरकार की पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल पार्टी की सोच है, किस प्रकार से वो काम कर रही है, किस प्रकार से वो देश को आगे लेके जा रही है, वो हम जनता तक बताते हैं। ये बात अलग है कि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में हमको कुछ समस्याएं आती हैं। समस्याएं इसलिए आती है कि दिल्ली में एक ऐसी नेतृत्व, ऐसी राज्य सरकार का महाटक करता है कि वो काम नहीं करता, केवल पब्लिसिटी करता है। और पब्लिसिटी के कारण उसमें मीडिया हाउस के ऊपर इस प्रकार के दबाव रहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हम सच बताना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाता है, हम तक वो रुक जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा विज्ञापन देता है। कोई भी मीडिया संस्थान इस बात का रिस्क नहीं लेता कि हमारी बात छापने से, उसकी सच्चाई दिखाने की बात छापने से कहीं उसको विज्ञापन बंद ना हो जाए। ऐसे में मैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कम से कम बात कब तक पहुंचती है, लोगों तक जाती है, हम उनको हम बताते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में पहले प्रवक्ता था, मीडिया का प्रमुख हूँ, तो ये मेरे पास दायित्व है। तो इससे महत्वपूर्ण एक बड़ा दायित्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जो मैं सदा जब तक जीवित हूँ तब तक रहने वाला हूँ। वो पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। उस कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारी चीजें हम लगातार एक्सपोज करते हैं
जो हमारा दायित्व है अपोजिशन में बैठने के बाद दिल्ली की सरकार का, वो हम जनता तक लेकर के जाते हैं, लोगों को बताते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन आजकल की स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी पंजाब में सरकार आ गई। पंजाब में उसके बाद पुलिस आ गई, और पंजाब में जब से पुलिस आई तब से उसने पंजाब के अंदर हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी करने वाले, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के मंदिरों में उनकी प्रतिमाओं के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की जगह सारी पुलिस उस काम में लगा दी है कि जो उसके खिलाफ बोलता है, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, यूपी हो, कहीं हो, उसके घर पंजाब पुलिस पहुंच जाती है तो भाई तुमने जो है केजरीवाल साहब के खिलाफ कुछ बोला है तो आइए आपको पंजाब में नोटिस दिया, आपको वहां आना पड़ेगा। तो इस काम में हम सब वो लग गए, लेकिन हम उस काम को छोड़ेंगे नहीं जो हम करते हैं। मैं आपके दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपके दर्शक दिल्ली में भी कुछ हो, और जो दिल्ली में होंगे, अगर उन्होंने दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए विज्ञापन देकर के कहा कि उन्होंने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, अगर वो दिखा देंगे मुझको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वीडियो बना करके दिखा दें, आपके चैनल के माध्यम से दिखा दें, मैं 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत तौर पर उनका नाम दूंगा, पुरस्कार दूंगा, अगर उन्होंने एक कहीं से वो ढूंढ करके वो दिखा दिए। या फिर वो कोई ये दिखा दे कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने बहुत सारे स्कूल बनाए हैं, कि कोई स्कूल का शिलान्यास किया। बनाने के पहले नींव रखनी पड़ेगी ना, नींव जमीन में रखनी पड़ेगी, फर्स्ट फ्लोर पे जाकर तो नींव रख नहीं सकते किसी के हो। तो आपने कहीं नींव रखी हो, वो स्कूल बनाया हो, वो तैयार हो गया हो, कॉलेज की नींव रखी हो, बनकर तैयार हो गया हो, तो मुझे वो दिखा दें, उसके लिए भी 1 लाख रुपए का नाम देंगे। ये 2-4 कुछ सारे मॉडल है। दिल्ली में एक बस आई थी, इलेक्ट्रिक बस, और उसके नाम पर एक बस पर 50 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च हो गए थे, तो आई है उसके अलावा कोई बस नहीं आई है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारी पोल खोल है वो चलती रहेगी, और वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बता सकते हैं। हम अपने बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री जिंदल जी। हम अपने दर्शकों को बताते चलें, जैसे कि अभी इन्होंने बोला पोल खोल, तो हमारे माननीय श्री नवीन जी बहुत फेमस है पोल खोल के लिए। इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पहले भी किए हैं जो नेशनल हेडलाइंस बने थे, जैसे कि मिलावटी दूध का खुलासा, मिलावटी तेल का खुलासा, जैसे कि मिलावटी दूध में यूरिया और अदर केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता था, मिलावटी तेल का खुलासा, स्टिंग ऑपरेशन करवाया जिसमें कि फेक मोबिल ऑयल, खामोश हुई किलकारियां, जैसे कि कुछ नर्सेज ने नए नौजवान जो बच्चियां होती थी उनको मार देते थे, इनके ऊपर उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कराया। दहशत में मासूम, जो सेक्सुअल हरासमेंट्स बच्चियों को किया जाता था, माइनर गर्ल्स, बाय द टीचर्स और एजुकेशन मिनिस्टर इन यूपी। दूध का कर्ज, जो हमारी गौ माता है उनके इलीगल स्लॉटर हाउस बने थे दिल्ली और एनसीआर में, किसी के प्रोटेक्शन में, किसी अथॉरिटीज के, उनका इन्होंने एक्सपोज किया। जो बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, पार्लियामेंट लोकसभा में भी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरवेन करके बैन किया काउ स्लॉटर। तो इनके पोल के खोल, इन्होंने बहुत सारी ऐसे से जिंदा दिली हरकतें, बहुत अच्छी अच्छी स्पेशल इनिशिएटिव्स किए, स्कीम्स किए, जिससे कि हमारे सारी जनता उसमें अवेयरनेस हुई, और सरकार ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ऊपर एक्शंस लिए। अब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2021 में उन्होंने जैसा बोला, सबका प्रयास की भी जरूरत है। तो जब इतना अच्छा एम उन्होंने लेके रखा है, मिशन विजन है आपकी पार्टी का, 15 साल से दिल्ली में, अभी आपने बताया आम आदमी पार्टी के बारे में, और अभी अभी आपने 5 में से 4 राज्यों में अच्छी तरह से रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की है। पंजाब कहां है, दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली में आप किस तरह से कॉन्फिडेंस जीतेंगे हमारे दिल्ली के जनता का? आप, मैंने देखा अभी सुशांत जी कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत के लिए काम करते हैं, तो मैं दिल्ली में हेल्थ की बात करता हूँ। दिल्ली में हेल्थ का बड़ा चर्चा है कि मोहल्ला क्लिनिक बने हैं साहब, बड़ा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जो दिल्ली के हॉस्पिटल है या मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधायक, इससे पहले 70 में से 67, मतलब एक तरफा जीत।
वो कोई भी आदमी अपना या अपने परिवार का टेस्ट कराने भी उसमें क्यों नहीं जाता? अपोलो, फोर्टिस या विदेश में क्यों जाता है? क्योंकि वो केवल ऑनलाइन है। वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केवल ऑनलाइन नजर आता है, जमीन पे नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है, बच्चों की जान चली जाती। भारत में हेल्थ के अंदर देखा जाए, यूनियन टेरिटरी में भारत का दिल्ली का 7वां स्थान है। सबसे ज्यादा यहाँ पर बच्चों की कुपोषण से मौत का सबसे ज्यादा। तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर है। दिल्ली के अंदर कैंसर के पेशेंट, ब्लड कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा है। दिल्ली में लोग जहरीला पानी पीते हैं, पानी का स्टोरेज नहीं होता। दिल्ली में सब्जियां खाते हैं, उसके अंदर इंजेक्शन लगे होते हैं, तो सब्जियां लोग कोई स्वच्छ सब्जियां नहीं मिलती। तो ऐसे में दिल्ली की जनता बीमार नहीं होगी तो कहाँ जाए, क्या होगा? और उसका फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ मिलता नहीं। फ्री कहते हैं कि हम लोगों को डायलिसिस करेंगे, ये करेंगे। जब भी कोई प्राइवेट आदमी उनको कमीशन देना बंद कर दे तो सेंटर बंद हो जाता है। वहां पे 200, 200, 500 लोग मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि गरीब आदमी दिल्ली में जब मरता है तो उसकी कोई आवाज नहीं, और हम जब उसकी आवाज बनते हैं तो मीडिया संस्थानों के माध्यम से उसकी आवाज पहुंचती नहीं है, उनका गला घोटती है। हम दिल्ली में कैसे आएंगे, बड़ा सवाल। वो इसलिए क्योंकि एक आदमी नेगेटिव नेगेटिव फैलाता है, केवल बातें करता है, एक झूठ को 100 बार बोलता है ताकि झूठ सच लगे। लेकिन जो माध्यम इसने चुना, हमने उसको इस बार ब्रेक किया। हम पहले सोशल मीडिया पर इस प्रकार से नहीं जाते, लोगों को छोटे बड़े किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में जाकर किस किस चाहिए नहीं बताते। आजकल हम सब कुछ बताते, सब कुछ दिखाते। अखबार टेबल की शोभा बन गए हैं। तो अखबार आते हैं, टेबलों पे रखे रहते हैं। इस 60% न्यूज़पेपर जो लोग खरीदते हैं वो उसको खोल करके नहीं देखते हैं, उसकी हेडलाइन देखते हैं। टीवी चैनल्स न्यूज के म्यूट पर चलते हैं। जब आप कहीं जाएंगे देखेंगे, अब टीवी चैनल न्यूज चल रही होगी और उसके गला बंद होगा, ये नहीं पता कौन क्या बोल रहा है। और अधिक किसी की बात में नहीं, सब फास्ट न्यूज देखना चाहते हैं कि एक एक 30 मिनट में 500 खबरें फटाफट फटाफट दिखा दीजिए, जो भी हम समझ लेंगे तो नहीं कुछ है। उसके डेप्थ के बारे में नहीं जानते। कुछ लोग देखते भी, लेकिन सोशल मीडिया मोबाइल सबके पास है, जब वो ऊपर नीचे खुलता है, बार बार स्क्रॉल होता है, तो उसमें लोग उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अब हम इसको लगातार एक्सपोज करते हैं। दिल्ली में ये कहते हैं हमने बिजली फ्री। भैया बिजली कंपनियों को तो पैसा दे रहे हो ना जी, फ्री कहाँ से हुई बताओ ना। दिल्ली के अंदर आपने कहा कि हमने पानी फ्री कर दिया, पानी है ही नहीं तो फ्री कहाँ से किया, ये तो बता दो। महिलाओं की बसें फ्री कर दी, 11,000 बसें थी, अब 2,200 बसें रह गई हैं। जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं बचा तो आप फ्री कर दीजिए कि कभी हमने महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, रोज विज्ञापन छापिए। और बसें हैं नहीं आपके पास तो फिर कौन देगा उसका पैसा? और जो बसें में लोग महिलाएं चढ़ती हैं उसका पैसा भी तो दिया जा रहा है। आप और मैं ही तो दे रहे हैं टैक्स पेयर जो भी है दिल्ली का, जो जीएसटी दे रहा है। या आप घर में दूध भी लेकर के आते हैं, खाने का सामान लेके आते हैं, नमकीन लाते हैं, कुछ लाते हैं, उसमें जीएसटी लगता है। वो जो जीएसटी है वो दिल्ली सरकार की जेब में तो जा रहा है। दिल्ली सरकार उसमें अब वही काम करती है। दिल्ली जल बोर्ड में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी दिल्ली में, तब जल बोर्ड 995 करोड़ रुपए के फायदे लगा, लगभग 1,000 करोड़ के फायदे लगा। आज जो है वो जल बोर्ड 36,000 करोड़ के घाटे में। 36,000 करोड़ कहाँ चला गया पैसा भाई? तो पैसा किसका है? ऑडिट क्यों नहीं कराया जब से सरकार में आए हैं? हम बार बार कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं कराते। तो जो संगठित गुंडों का गिरोह एक आम आदमी पार्टी है, सत्ता में आई है, ये चलती है अब वेस्ट बंगाल के पैटर्न, यानी ममता बनर्जी के पैटर्न। और वो क्या करती है, वो रोहिंग्यन बांग्लादेशी मुसलमानों को बताएंगे और उनके माध्यम से सत्ता पर कब्जा करेंगे। उनको फ्री पानी, राशन कार्ड, उसको आधार कार्ड, उसको वोटर आई कार्ड, उसको भारत की नागरिकता, उसको बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, राशन फ्री, और 10-10 हजार रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर अकाउंट को देते हैं। और इस बात का उनके चेयरमैन जो मंत्री हैं दिल्ली के, वो वीडियो बना के डालते हैं कि हमने रोहिंग्यन मुसलमानों के लिए आज ये किया, आज ये किया, आज ये। अब उसी आधार पर चुनाव होगा क्या? आप उन्हीं को ला करके देश में रखेंगे, फिर यहाँ दंगे कराएंगे, सोचेंगे जीत जाएंगे?
ये बात दिल्ली और देश की जनता जान रही है। आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जबकि आज अरविंद केजरीवाल चुनाव कार्यालय में दावा करता हूँ 5 सीटें नहीं आएगी पूरी दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी डिटेल में आपने जो डिटेल्स बताया और स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया हमारे दर्शकों को। तो जरूर हमारे जनता जनार्दन वक्त के साथ उनको सही आईना दिखाएंगे। और हम अपने दर्शकों को बताते चले कि हमारे माननीय श्री नवीन जी ने बड़े बड़े बोल्ड बोल्ड डॉक्यूमेंट्रीज भी प्रोड्यूस किए, जैसे कि 13 दिसंबर पार्लियामेंट अटैक, जो हमारे स्वर्गवासी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उप प्रधानमंत्री श्री एल.के. आडवाणी जी ने और पूरे कैबिनेट ने काफी तारीफ की थी। मिशन अक्षरधाम में, अक्षरधाम मंदिर में 2002 में जो टेररिस्ट आईएसआई के अटैक्स का जो एक्सपोज किया इन्होंने प्रोड्यूस एक डॉक्यूमेंट्री करके, वो भी सराहनीय था। और नेशनल इंटरेस्ट में भी बहुत सारे, जैसे कि कंडहार प्लेन हाईजैकिंग, मीडिया और सच, उन्होंने जो न्यूज में चैनल्स और कश्मीर में जो न्यूज़पेपर्स थे सेपरेटिस्ट वाले थे, उनको एक्सपोज किया, जिससे कि 8 न्यूज चैनल्स को और 12 न्यूज़पेपर्स को बैन किया गया। तो इनका सराहनीय और बोल्ड एक्टिविटीज काफी प्रचलित है। आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी बोलती है मुस्लिम समुदाय के लिए कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, यानी कि एजुकेशन पे एम्फेसिस देती है। पिछले 70 सालों में उनका सिर्फ वोट तुष्टीकरण के लिए हुआ था, आजकल सोशल इंजीनियरिंग भी यूपी में आपने देखा। लेकिन आपके भाजपा में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, फिर भी लोग क्यों कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है? अगर जो है ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीएसपी समाजवादी पार्टी के लोग ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, तो उनकी दुकान कैसे चलेगी जी? अगर वो डराएंगे नहीं तो दुकान कैसे चलेगी? उत्तर प्रदेश में श्री हनुमान जन्मोत्सव पर जब शोभा यात्रा निकलती तो मुसलमान फूल डालते हैं, मुसलमान ही डालते हैं ना। और दिल्ली में, आप राजस्थान के करौली में, खरगोन में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, वहाँ बम फेंकते हैं, उनके ऊपर पथराव फेंकते हैं, तलवार लेकर के आते हैं। क्यों उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लेकर आते? ज्यादा मुसलमान तो यूपी में, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इनके चुंगल से धीरे धीरे निकल रहे हैं। यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान जो पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, भाग करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, जहाँ की राज्य सरकारें उनको सपोर्ट करती हैं, या फिर उनको लगता है कि यहाँ जाने से, माहौल बिगाड़ने से उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हम उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं कि क्या कहते हैं, कहने दीजिए साहब। बहुत से लोग दिन भर कुछ करते हैं, उनके विषय में बातें करनी चाहिए, भला करना चाहिए। आपने सबसे पहले कितना अच्छा सेंटेंस बोला था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी दिशा में काम करना चाहिए। हम उसमें ईमानदारी से कर रहे हैं, और जिनको कष्ट है उनको रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे दर्शकों को फिर से बताता चले, हमारे माननीय श्री नवीन जी ने टेलीविजन इंटरव्यूज में, फेस टू फेस इंटरव्यू में ही उनको एक क्रेडेंशियल है कि ही वाज द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया जिन्होंने एक्सक्लूसिव मीट किया और इंटरव्यू किया जो इंटरनेशनल टेरर मास्टरमाइंड्स गाजी बाबा और अफजल गुरु थे, इनका किया, और बड़े ही बोल्ड बुलंद हैं। अब चलते हैं कोविड काल एरिया में, कोविड काल एरा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत सारे मेडिसिन वर्ल्ड को दिए। यानी कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने कितने सारी कंट्रीज को ना ही सिर्फ मेडिसिन दिए बल्कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए, और नेबरहुड पॉलिसी में उन्होंने काफी किया। अभी भी अफगानिस्तान में भी भेजे जा रहे हैं, श्रीलंका को भेजे जा रहे हैं, और उनको आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिक जो उनकी आई है, उनको उसमें हेल्प किया जा रहा है। तो ये बहुत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय हुए, फेमस हुए। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? किस तरह से इन्होंने एफर्ट लगाया है, कितनी एफर्ट लगा के काम करते रहते हैं? कुछ इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आपने मेरे बारे में बड़ी डीप स्टडी की है, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ।
मैंने खुद अपने बारे में इतनी स्टडी अभी तक नहीं करी जितने आपने कर ली। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 20 घंटे काम करते, उन्होंने कभी आज तक कुछ छुट्टी नहीं की। उनका लक्ष्य, उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता अगर कहीं है तो देश के हर नागरिक के बारे में। जब वो योजनाएं कोई बनाते हैं तो उसमें महिलाओं के बारे में सोचे। कोई ऐसी योजना है ही नहीं जिसमें महिलाओं के बारे में ना सोचा। देश के युवाओं के बारे में सोचते हैं कि आने वाला समय में युवा कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। देश में हर जिले में एम्स, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना, एम्स की स्थापना करने की परिकल्पना नरेंद्र मोदी जी। देश के अंदर रेलवे ट्रैक जो 70 सालों में बदले नहीं गए थे, खराब हो गए थे, उनको कोविड काल के अंदर जिसमें सब कुछ बंद था तो रेलवे ट्रैक बदल था। देश के अंदर सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनें आ रही हैं। देश के युवाओं के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटी उनके प्रोफेशनल कोर्सेज 12वीं क्लास से शुरू करने के बारे में अगर सोचा तो नरेंद्र मोदी ने सोचा। देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा जाए, उसके लिए राज्य सरकार किस प्रकार से तैयार हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, अगर ये किसी ने सोचा तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। देश के गरीबों 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन लगभग 2 वर्ष से मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इस देश के 135 करोड़ को जो है फ्री वैक्सीन हुई है, सेकेंड डोज दी है, बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। जितनी डोज इस भारत देश में लगी तो विश्व में कहीं नहीं। आप 100 देशों को जोड़ लोगे तो भी नहीं लगी होगी, और वो भी फ्री। तो ऐसी दूरदर्शिता, ऐसी सोच इस देश में किसी की नहीं है। जो ऐसा प्रधानमंत्री बार बार नहीं आता है। ये हिंदुस्तान के लोगों का वो कर्म है, उनकी, मैं समझता हूँ उनके किए पूर्ण कर्म, उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने को ऐसे पुण्य किए हैं कि जो उनको ऐसा प्रधानमंत्री हम सबको, हमारे पूर्वजों ने किए, जिसके कारण उन्होंने प्रधानमंत्री को। आज नरेंद्र मोदी एक सोच है, सोच। नरेंद्र मोदी में हम हकीकत में कहा जाए तो वो एक जो आप ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु किसी भी रूप में मानते हो, अपने इष्ट को मानते हो, वो उसका रूप के बारे में सोच। तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो एक स्थापित कर दिया, एक नाम, एक सम्मान, एक समाज के बीच में जनता के कल्याण के लिए, वो कोई कर ही नहीं सकता। उनकी सोच आज के लिए नहीं है। कोई योजना बनती है तो आगे के 50 साल के बारे में सोचा जाता है, तब उसके बारे में योजना बनती है। आप जानते हैं कि देश में आज भी, देश की राजधानी में दिल्ली में केंद्रीय कार्यालयों को चलाने के लिए करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया किराया जाता था, हजारों करोड़ रुपया। और किसकी जेब में जाता था? कुछ नेताओं की और कुछ विदेशी लोगों की जेब में जाता था। आज भी 70 साल बाद अगर देश में सेंट्रल विस्टा के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने सारे कार्यालयों को एक जगह स्थापित करने की सोच लेकर के आए हैं, तो आने वाले कई सदियों के लिए आई है। देश के अंदर जो मिनिस्ट्री में इधर से उधर जाने में करोड़ों रुपया रोज का, प्रतिदिन का, तेल में, पानी में, सुरक्षा में, दफ्तरों में जो खर्च होता था वो बंद हो जाएगा। एक ही बिल्डिंग में जाइए, गाड़ी खड़ी करिए, पैदल अंदर अंदर चलते रहिए, सारी मिनिस्ट्री वहीं खत्म, सारी की सारी जो हिंदुस्तान के मंत्रालय हैं वो एक ही जगह हो। इस सोच किसी ने सोची नहीं, कैसे ये परिकल्पना सोचनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। आज मोदी जी इस देश को एक ऐसा मजबूत देश बना रहे हैं कि अगर उसको सीरिया से बात, उसको ईरान से बात करनी है तो ईरान से करेगा, इराक से करनी है तो इराक से करेगा, उसको चाइना से करनी है तो चाइना से करेगा, उसको अगर जो है रशिया से करनी, रशिया से करेगा, यूक्रेन से करनी, यूक्रेन से करेगा, अमेरिका से करनी, अमेरिका से करेगा, ब्रिटेन से करनी, ब्रिटेन से करेगा। किसी के दबाव में नहीं। हमारी पॉलिसी, हमारे देश की पॉलिसी अगर बनी तो 70 साल में मोदी जी ने। तो मैं मोदी जी के बारे में शुरू करूंगा, आपका समय खत्म हो जाएगा। इनके बारे में आप जितना बोलोगे उतना कम है। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही है, इसलिए मैं उसी प्रकार से देखता हूँ, और ये बार बार ऐसे मौके नहीं आते। देश की जनता का विश्वास इसी प्रकार से इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ है, दूसरा कोई नेता आसन पासन रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जिंदल साहब, आपने जो विस्तार में ये डिटेल्स बताए। अभी जैसा कि हम बोलते हैं,
हमारा वक्त अभी खत्म होते जा रहा है, लेकिन हम आपसे फिर से बने रहेंगे। आखिरी में हमारे युवा पीढ़ियों को विश्व गुरु भारत के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आपका संदेश क्या रहेगा? भारत एक युवा देश है, विश्व में सबसे युवा देश भारत। युवा को सही रखने के लिए देखिए सोच, आज पूरा विश्व योग कर रहा है और योग करने की परिकल्पना जो हमारे पूर्वजों ने दी थी उसको नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। युवा को युवा रखना है, उसको मजबूत करना है, उसके इरादे उसको मजबूत करना है, उसकी शिक्षा मजबूत, उसकी शिक्षा मजबूत हो, उसको जिस कोर्स में जाना है प्रोफेशनल कोर्स में, तो वो जब हायर सेकेंडरी स्कूल में हो तब से डिसाइड करे उसी प्रकार की शिक्षा उसको मिले ताकि उसका एक्सपर्ट बने। आज भी किसी भी विदेशी कंपनी को, किसी भी बड़ी कंपनी को, हिंदुस्तान में तो नहीं, अगर उसकी बड़ी कंपनी में कोई आज बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा तो हिंदुस्तानी होगा। आज हिंदुस्तानी पासपोर्ट के अंदर लोगों को पकड़ते हुए गर्व होता है, उसको लगता है कि मेरे पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन करना हो, स्टार्टअप लेकर के आए, मेक इन इंडिया लेकर के आए, युवाओं के लिए नए नए स्किल इंडिया लेकर के आए। मोदी जी ने अनेकों योजनाएं चलाई। पहले लोग खेती नहीं करते थे, खेत बेच करके भागते थे, आज कहते खेती करेंगे भाई, और खेती इसलिए करेंगे कि सॉइल कार्ड है। किस प्रकार से मोदी जी ने एक समय में 3 फसल आप एक सीजन में उगा सकते हो, ये सोच ही नहीं थी किसी। उस सोच को लेकर के मैं एग्जाम्पल खेती से शुरू किया है, वहां से लेकर के आप देश के अंदर आज तो आप जितने डिफेंस के वेपन है, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो राफेल जैसे विमान हो, युद्धपोत हो, वायुसेना के हो, थल सेना के हो, जल के हो, वो भारत में निर्मित हो रहे हैं। कभी वैसा सोचा नहीं था। भारत विश्व का हर फील्ड में एक ऐसा एक्सपर्ट देश बनने जा रहा है जिसको भी अगर विश्व में जरूरत पड़ेगी तो भारत की तरफ ही देखेगा। क्योंकि आप इस बात का अंदाजा लगा लो, कोविड जैसी महामारी में अगर सबसे पहले एक नहीं 3 वैक्सीन किसी ने बनाई है, बड़े बड़े विकसित देशों के बाद भी, तो भारत ने बनाई है, यहीं के युवाओं ने बनाई है, यहीं के लोगों ने बनाई है, मोदी जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से बनाई। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा युवा देश है आने वाले समय में इसीलिए विश्व गुरु बनेगा, इसलिए विश्व राज करेगा, क्योंकि इसकी सोच, इसकी दूरदर्शिता आज के लिए नहीं हो, आने वाले 100 साल के बारे में सोचे। हमारे दर्शकों की तरफ से, आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया की तरफ से, हमारे माननीय गेस्ट श्री नवीन जिंदल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं, बधाइयां फ्यूचर के लिए। हम आपसे बने रहेंगे, मिलते रहेंगे, फिर से कांटेक्ट में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री। जय हिंद।